नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में एक बार फिर भय, अराजकता और षड्यंत्र का वातावरण बन गया है। बांग्लादेश का हर नागरिक पिछले 72 घंटे से एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या फिर से मुल्क में तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि सड़कों पर टैंक हैं और बांग्लादेश में जबरदस्त टेंशन है। सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस का होने वाला है गेम ओवर, तो फिर बांग्लादेश पर किसका होगा कंट्रोल। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। हम आज आपको बताएंगे कि आखिर यूनुस और बांग्लादेश आर्मी के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें क्या है रोहिंग्या मुसलमानों का एंगल। क्या रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से गिर जाएगी यूनुस की सरकार? आखिर क्यों बांग्लादेश के कट्टरपंथी कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग? क्या इसी वजह से बांग्लादेश का हो जाएगा म्यांमार से युद्ध? और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि शेख हसीना के पास है कौन सा प्लान। क्या फिर होगी ढाका की हुकूमत पर हसीना की एंट्री? तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल मची हुई है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं। और यही वजह है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब यूनुस के तेवर भी ढीले पड़ने लगे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच चुनाव करवाए जाएंगे और यूनुस 3 जून 2026 के बाद एक भी दिन सत्ता में नहीं रहेंगे। लेकिन ना सेना को और ना ही बांग्लादेश की बाकी पार्टियों को यूनुस के इस दावे पर यकीन है, क्योंकि इससे पहले यूनुस ने 25 दिसंबर तक चुनाव करवाने की बात कही थी। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तो यूनुस को अमेरिका की कठपुतली सरकार बता दिया है। वहीं आर्मी चीफ जनरल वक़ार-उज़-ज़मान ने भी देश में चुनाव को तरजीह देकर सियासी पारा बढ़ा दिया है। आर्मी चीफ मानवीय सहायता के नाम पर बनाए जाने वाले रखाइन कॉरिडोर से भी नाराज हैं। इस कॉरिडोर को म्यांमार के रखाइन प्रांत और बांग्लादेश के बीच बनाए जाने का प्रस्ताव है। ये क्या प्रस्ताव है, ये क्या कॉरिडोर है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस कॉरिडोर से बांग्लादेश की सुरक्षा पर संकट आ सकता है। इन परिस्थितियों में बांग्लादेश की सड़कों पर तनाव साफ नजर आ रहा है। सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त कर रही हैं और फिलहाल बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण हैं और यूनुस सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। सरकारी कर्मचारी और शिक्षक सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ढाका समेत कई शहरों में हालात कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में मची इस उथल पुथल की कीमत यहाँ के बेबस हिंदुओं को चुकाना पड़ रही है। जैसोर जिले के गांव में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के दर्जनों घरों में आग लगा दी। आप इस तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से फिर से हिंदुओं पर हमला हुआ है। इस घटना में कई हिंदू बुरी तरह से घायल हुए हैं और हिंसा का इतना तांडव होने के बाद भी पुलिस और सेना के अधिकारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घटना के करीब 2 घंटे बाद मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक इस गांव में हिंदुओं का सब कुछ खत्म हो गया था। तो अपनी करतूतों की वजह से सत्ता पर पकड़ खोते ही मोहम्मद यूनुस ने अब खुद को बचाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। यूनुस ने मौजूदा संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। यूनुस के इस झूठ का असर यह हुआ कि उनके कट्टरपंथी समर्थकों ने अपना गुस्सा हिंदुओं पर निकालना शुरू कर दिया है। ताज़ा घटना में बांग्लादेश के जैसोर जिले के मशीहाटी गांव में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी। यह घटना पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। पिछले दिनों यहां जमीन के विवाद में किसान नेता की हत्या हो गई थी और इसी हत्या को बहाना बनाकर अब गांव के मतुआ हिंदू समुदाय पर हमला बोल दिया गया और चुन चुनकर उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस खबर की पुष्टि बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक प्रथम ओले ने भी की है। कट्टरपंथियों के झुंड ने यहां 20 से ज्यादा हिंदुओं के घरों में आग लगा दी। इसके अलावा हिंदुओं की दुकानों में भी लूटपाट और आगजनी की गई। वहीं कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इस हमले में 1 दर्जन से ज्यादा हिंदू घायल हो गए हैं और चश्मदीदों के मुताबिक
हमले के बाद गांव के ज्यादातर हिंदू पुरुष अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए और ऐसे में इस्लामी कट्टरपंथियों को हिंसा करने की पूरी आजादी, पूरी छूट मिल गई। भीड़ ने सागर विश्वास नाम के 25 वर्षीय हिंदू युवक को भी अगवा कर लिया था। लेकिन हिंसा का इतना तांडव होने के बाद भी पुलिस और सेना के अधिकारी और फायर ब्रिगेड तमाम शिकायतें मिलने के बाद भी घटना पर, मौका वारदात पर करीब 2 घंटे की देरी से पहुंचे। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 500 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 100 से ज्यादा हिंदू मारे गए हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और इसके अलावा करीब 200 से ज्यादा मंदिरों पर भी हमला किया गया है। आइए अब सुनते हैं जैसुर जिले के मशीहाटी गांव के हिंसा पीड़ित हिंदुओं का क्या कहना है। ডাল রান্না হয়ে গেছে, আলুর তরকারি তুলে দিয়ে মানে ও রান্না শেষ পথে 6টা দল আমার বাড়ি আইছে। ওই রান্না এসে ওই বুকে কাছতে বইটে খুন্তি কাড়িয়ে নি ওই রান্নার এসে বাড়ি মারেছে, মারলে বুকে কাছতে কাড়িয়ে আনেছে, ডিলে এবার সব সরিয়ে পড়েছে। সরিয়ে পড়িয়ে আসি আমি এই ভিতর আমি দল তুলতেছি, সেই সময় আমি তো একা না, অনেক লোকই আছে। এবার সেই সময় ওই লোক 4-5 জন লোক শুধু ওকে কাছতে ওই খুন্তি নিয়ে এই রমের বাড়ি আসছে। তাই কলি গাছে সে সময় মুখ খারাপ করে আমার এসে বাড়ি দিলে একটা খুন্তি দিয়ে। तो बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और देश में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। और इस आशंका की गवाही बांग्लादेश के बड़े शहरों की सड़कें भी दे रही हैं। राजधानी ढाका समेत देश के कई शहरों की सड़कों पर अचानक बांग्लादेशी सेना की जो गश्त है वो बढ़ गई है और ये कोई आम गश्त नहीं है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आर्मी बख्तरबंद वाहनों के साथ सड़कों पर गश्त लगा रही है। बांग्लादेश के मशहूर अखबार ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना ने पिछले कुछ दिनों में अपने अभियान में तेजी लेकर आई है वो, और सेना ने एजेंसियों के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस और आर्मी चीफ वकार के बीच क्या चल रहा है। तो ये बात 20 मई की है, जब एक बंद कमरे में यूनुस और बांग्लादेश की तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद यूनुस ने अपने सभी सलाहकारों को बुलाकर कहा कि वो इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की आर्मी के चीफ वकार ने भी यूनुस को इस साल दिसंबर तक हर हालत में चुनाव करवाने का अल्टीमेटम दे दिया, जबकि यूनुस का कहना है कि चुनाव अगले साल जून के पहले नहीं हो सकते। दरअसल बात सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। आर्मी चीफ वकार के यूनुस सरकार से नाराज होने की और भी कई वजह हैं। जैसे म्यांमार के रखाइन में एक मानवीय कॉरिडोर खोलने के प्रस्ताव पर आर्मी चीफ नाराज है। यह रखाइन कॉरिडोर क्या है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यूनुस सरकार ने पिछले दिनों ऐसे कुछ नीतिगत फैसले लिए जिनसे बांग्लादेश की आर्मी भड़क गई है। इन फैसलों में रखाइन कॉरिडोर के अलावा चटगांव पोर्ट का मैनेजमेंट जो है एक विदेशी कंपनी को दे दिया, और इलॉन मस्क की जो कंपनी है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्टारलिंक को भी मंजूरी देना, जो बांग्लादेश सरकार का फैसला था, यह भी सेना को नागवार गुजरा है। यही वजह है कि बांग्लादेश में सेना और सरकार के रिश्ते लगातार बिगड़ रहे हैं और अब सेना सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रही है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जानकार मानते हैं कि यूनुस का इस्तीफा देने की पेशकश करना ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं था। यूनुस लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश 1971 के संघर्षों को भूल जाए, लेकिन अब लोगों ने यूनुस को ही नकारना शुरू कर दिया है। सेना ने भी साफ कर दिया है कि दिसंबर तक देश में चुनाव कराए जाएं ताकि चुनी हुई सरकार देश हित में निर्णय ले सके। आप भी सुनिए बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीणा सीकरी ने क्या कहा। मोहम्मद यूनुस रिजाइन करने वाले हैं, जा रहे हैं, ये सब ड्रामा ही था, बिल्कुल ड्रामा था। और ये इसलिए ड्रामा शुरू किया था क्योंकि बिल्कुल कोई स्पीशियस तौर पे शुरू किया था कि शायद उनके कोई नाहिद इस्लाम एडवाइजर हैं, वो जाके उनको मिले और मीटिंग से बाहर आने के बाद इन्होंने कहा, एडवाइजर ने कहा, मोहम्मद यूनुस ने कभी कुछ कहा नहीं है रेजिग्नेशन के बारे में, क्योंकि वो डरते हैं कि वो रेजिग्नेशन की बात कहें तो लोग उनको हटा देंगे पद से। और ये जो स्टूडेंट्स पार्टी है, नेशनल सिटीजन पार्टी, उन्होंने एक कोशिश की कि स्टूडेंट्स को सड़क पे लाके वो मोहम्मद यूनुस की सपोर्ट में उन्होंने कुछ नारे भी रेज किए कि मोहम्मद यूनुस 5 साल रहेंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे, ये नारे भी उन्होंने। लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेशन कुछ था ही नहीं, बहुत कम लोग आए। मोहम्मद यूनुस का आज की तारीख में बांग्लादेश में कोई उनका सपोर्ट करने को तैयार नहीं है।
मोहम्मद यूनुस की कोशिश है कि वो 1971 लिबरेशन वैल्यूज को भुला दें और कुछ और अपना कोई कह रहे हैं जुलाई डिक्लेरेशन, सेकेंड रिपब्लिक, पता नहीं क्या क्या बातें करें जिनके बारे में लोगों की स्वीकारी है ही नहीं। और आर्मी चीफ ने उनके बयान में कहा कि वो इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस बिल्कुल दिसंबर तक, इस साल के अंत तक, मतलब अगले 5-6 महीनों में इलेक्शंस को करा देने चाहिए। और इन इलेक्शंस के लिए ये जो सरकार है ये बिल्कुल रह ही नहीं सकती है। मोहम्मद यूनुस बिल्कुल सरकार में वो चला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये केयरटेकर गवर्नमेंट बन ही नहीं सकते हैं। इन्होंने सारे जो केयरटेकर गवर्नमेंट की जो शर्तें थी उन्होंने बिल्कुल उनको पूरी नहीं की हैं और वो बिल्कुल रह ही नहीं सकते केयरटेकर गवर्नमेंट। तो एक नए केयरटेकर गवर्नमेंट को अपॉइंट करने के बाद इलेक्शंस होने चाहिए दिसंबर से पहले। तो जानकारों को कहना है कि यूनुस सरकार विदेशी दबाव में कई ऐसे फैसले ले रही है जिससे बांग्लादेश की संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। करीब करीब यही बात बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी सेना किसी को भी हमारे देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करने देगी। सेना प्रमुख के इन बयानों से साफ दिख रहा है कि वो अंतरिम सरकार के फैसलों से परेशान है। लेकिन जिस फैसले की वजह से यूनुस सरकार संदेह के घेरे में आई है वो है रखाइन कॉरिडोर। दरअसल म्यांमार की युद्धग्रस्त प्रांत रखाइन में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने यूनुस सरकार को एक रास्ता देने का प्रस्ताव रखा। इसे ही रखाइन कॉरिडोर कहा जा रहा है। जब यूनुस सरकार ने इस गलियारे यानी रखाइन कॉरिडोर पर काम करना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश में हंगामा मच गया। सेना का कहना है कि यह कॉरिडोर बांग्लादेश को म्यांमार के गृह युद्ध में घसीट सकता है। इसलिए इतना बड़ा और अहम फैसला सिर्फ यूनुस की थोपी हुई सरकार नहीं बल्कि एक चुनी हुई राजनीतिक सरकार को ही लेना चाहिए। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां और संगठन रखाइन कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। इसमें शेख हसीना की अवामी पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी जो BNP है और कट्टरपंथी पार्टी जमायते इस्लामी भी इस विरोध में शामिल है। तो रखाइन कॉरिडोर को बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार ने ब्लडी कॉरिडोर यानी खूनी गलियारे का नाम दिया है। उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों बोली है, इसे समझने के लिए आपको हम एक नक्शा दिखाते हैं और ये समझाते हैं कि आखिर ये रखाइन कॉरिडोर आखिर किस बला का नाम है। अब इस नक्शे को ध्यान से देखिए। इसमें आपको बांग्लादेश और म्यांमार नजर आ रहा होगा। साथ ही आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश की दक्षिणी सीमा से सटा हुआ म्यांमार का रखाइन प्रांत। इस रखाइन प्रांत में म्यांमार की सरकार की हुकूमत नहीं बल्कि विद्रोही अराकान आर्मी का राज चलता है। लेकिन साथ ही यहाँ बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान भी रहते हैं जिन्हें यहाँ कोई सुविधा नहीं मिली हुई है। इनमें से बड़ी तादाद में रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में दाखिल हो गए। इन रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या करीब करीब 12 से 13 लाख है। अब यूनुस सरकार यूनाइटेड नेशन के कहने पर कॉक्स बाजार और रखाइन प्रांत के बीच एक गलियारा या कॉरिडोर बनाना चाहती है। आप इसमें मैप में देख सकते हैं। इस कॉरिडोर का मकसद बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बसे रोहिंग्याओं को वापस भेजने और रखाइन में रहने वाले बाकी रोहिंग्या मुसलमानों को मानवीय मदद उपलब्ध करवाना है। दरअसल ये रखाइन कॉरिडोर बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इस कॉरिडोर से रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में घुस सकते हैं। रखाइन में सक्रिय अराकान आर्मी को अवैध रूप से हथियार और रसद पहुंचाने का ये रास्ता बन सकता है और जाहिर तौर पर इससे म्यांमार नाराज होगा और बांग्लादेश एक युद्ध में उलझ सकता है। दरअसल रखाइन राज्य की भौगोलिक स्थिति अमेरिका और चीन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कॉरिडोर बनता है तो वहां अमेरिका की सेना का जो है हस्तक्षेप वो बढ़ सकता है, ऐसा बांग्लादेश को लोग मान रहे हैं। दूसरे देश की सेना को जनरल वकार बांग्लादेश में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसे ब्लडी कॉरिडोर कहा है। तो बांग्लादेश की सेना यूनुस सरकार के उस फैसले से भी नाराज है जिसमें मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है, क्योंकि इससे देश की संप्रभुता पर भी आंच आ सकती है। शेख हसीना भी कह रही हैं कि इस तरह के फैसले सेना के साथ मिलकर लेना चाहिए। आप भी सुनिए इस मामले पर बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही वीणा सीकरी का क्या कहना है। ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात चल रही है वो चाहते हैं, वो बिल्कुल आर्मी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मोहम्मद यूनुस की सरकार, इंटरिम रिजीम, सरकार तो है ही नहीं, इंटरिम रिजीम को कहा कि देखिए ये सरकार जो है, ये रिजीम जो है, ये कुछ ऐसे डिसीजन दे रही है आर्मी को कंसल्ट किए बिना। और वो ऐसे रिजीम जो हैं, और एक मिसाल उन्होंने दिया कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात जो है वो
सॉवरेनिटी को अफेक्ट कर सकती है, और ऐसे निर्णय बिल्कुल नहीं लेने चाहिए जिन निर्णयों की वजह से बांग्लादेश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पे आंच आए, और ये निर्णय आर्मी को कंसल्ट किए बिना लिए जा रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वो आर्मी के सपोर्ट में आ गई हैं, क्योंकि वो साफ कह रही हैं कि बिल्कुल उन्होंने भी ये रेज किया था। उनकी जब वो थे, उन्होंने साफ कहा था कि कोई ऐसा एक देश है जो चाह रहे हैं कि सेंट मार्टिन का द्वीप जो है और अलग चीजें जो हैं उनके बारे में मुझसे मैंने बिल्कुल इनकार, उन्होंने कहा था शेख हसीना ने कि मैंने इनका इनकार कर दिया है। बात ये कह रही है साफ साफ कि देखिए, कोई भी ऐसे निर्णय हो, ये आर्मी के साथ डिस्कशन करके निर्णय हो सकता है और इलेक्टेड गवर्नमेंट का निर्णय होना चाहिए। तो इस मुद्दे की वजह से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के संदेश ने राजनीतिक जो आग है उसमें घी डालने का काम किया। शेख हसीना ने अपने पिता और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख मुजिबुर रहमान का जिक्र करते हुए यूनुस सरकार पर जोरदार हमला किया है। अवामी लीग के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट ऑडियो में शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर देश बेचने के गंभीर आरोप लगाए। शेख हसीना ने कहा कि जब अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए था तो फिर मेरे पिता शेख मुजिबुर रहमान इसके लिए राजी तब नहीं हुए। उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और यही मेरी नियति थी, क्योंकि मेरे मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि सत्ता में बने रहने के लिए देश को बेच दिया जाए। और जिस देश के लोगों ने राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान के आह्वान पर हथियार उठाए, युद्ध किया और 30 लाख लोगों को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान देनी पड़ी, उस देश की 1 इंच ज़मीन भी किसी को देना किसी की मंशा नहीं हो सकती। लेकिन आज दुर्भाग्यवश एक ऐसा व्यक्ति बांग्लादेश की सत्ता में आ गया है। तो जाहिर तौर पर शेख हसीना जो है, उनका इशारा प्रधानमंत्री यूनुस के लिए। तो बांग्लादेशी अखबारों में दावा किया गया था कि अमेरिका बांग्लादेश से सेंट मार्टिन द्वीप की मांग कर रहा है, वो यहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। जून 2023 में शेख हसीना ने कहा था कि अगर खालिदा जिया की विपक्षी पार्टी बीएनपी अगर सत्ता में आई तो वो लोग सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को बेच देंगे। तख्ता पलट के बाद भी एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा था कि अगर उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी तो वो सत्ता में बनी रह सकती थी, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो आइए अब आपको बताते हैं कि सेंट मार्टिन द्वीप के बारे में, जिसकी वजह से शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। आइए अब एक नक्शे के जरिए समझते हैं कि आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये सेंट मार्टिन द्वीप। आप इस नक्शे में बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप को देख सकते हैं। ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में सिर्फ 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये कॉक्स बाजार टैंक ऑफ प्रायद्वीप के सिरे से करीब 9 किलोमीटर दक्षिण में है और म्यांमार से इसकी दूरी है सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर। ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले के तहत आता है और इस द्वीप की लंबाई करीब 9 किलोमीटर और औसत चौड़ाई आधा किलोमीटर है। ये है तो बहुत छोटा, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व है। ये बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा द्वीप है। इस द्वीप को सबसे पहले 18वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों ने बसाया था और उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था, जो अरबी के अंदर द्वीप को कहा जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश शासन के दौरान इस द्वीप का नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के नाम पर सेंट मार्टिन द्वीप रखा गया। 1937 में म्यांमार के अलग होने के बाद भी ये द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा। 1947 में बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया और 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद ये कोरल द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। 1974 से इसे लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच समझौता हुआ कि कोरल द्वीप बांग्लादेशी क्षेत्र का हिस्सा होगा। हालांकि इसके बाद भी म्यांमार इस द्वीप पर अपना हक जताता रहता है। हालांकि समुद्री कानून के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास भी वो म्यांमार जब पहुंचा था और साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने भी सेंट मार्टिन द्वीप को बांग्लादेश का हिस्सा मान लिया था तब। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस द्वीप पर क्यों दुनिया के शक्तिशाली देशों की नजर है। दरअसल सेंट मार्टिन की जो भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां दुनिया में कहीं से भी समुद्री मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सेंट मार्टिन द्वीप से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाके पर नजर रखी जा सकती है। अचानक युद्ध की स्थिति में भी इस क्षेत्र से संपर्क स्थापित करना आसान होगा। इस द्वीप पर सैन्य अड्डा होने से किसी भी देश की ताकत बंगाल की खाड़ी में
बढ़ जाएगी। इसलिए शक्तिशाली देश, जो पावरफुल देश हैं, वो सेंट मार्टिन द्वीप की ओर नजरें गड़ा कर देख रहे हैं और इन्हें व्यापारिक और रणनीतिक कारणों से वो अपना दबदबा इस इलाके में बनाना चाहते हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कुछ दिन पहले इस दावे को गलत बताया था कि अमेरिका इस द्वीप पर अपनी सेना की मौजूदगी चाहता है। तो शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूछा है कि 1990 में 6000 टका, जो बांग्लादेश की मुद्रा है, 6000 टका मासिक वेतन पर ग्रामीण बैंक के एमडी पर काम करने वाले एक व्यक्ति देश में हजारों करोड़ के मालिक कैसे बन गए। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर ग्रामीण टेलीकॉम में गबन, श्रमिकों का पैसा हड़पने और कर चोरी के मामले में शामिल होने के आरोप लगाए। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यूनुस पर लगे भ्रष्टाचार के मुख्य आरोप आखिर क्या क्या हैं। यूनुस पर सबसे गंभीर आरोप है ग्रामीण टेलीकॉम में गबन करने का। यूनुस और 13 अन्य लोगों पर ग्रामीण टेलीकॉम के कर्मचारी कल्याण कोष से करीब 252 मिलियन टका यानी लगभग 2.2 मिलियन डॉलर के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। वहीं जून 2024 में ढाका की एक स्पेशल कोर्ट ने यूनुस और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए और मुकदमे की शुरुआत के लिए 15 जुलाई 2024 की तारीख तय की। लेकिन 11 अगस्त 2024 को यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया एक तरह से बन गए और इसके 3 दिन बाद अदालत ने इस गबन मामले को वापस लेने की याचिका स्वीकार कर ली और यूनुस और अन्य 13 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 अधिकारियों पर श्रम कानून के उल्लंघन करने का भी आरोप लगा था और जनवरी 2024 में ढाका की लेबर कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई थी। लेकिन 7 अगस्त 2024 को इस मामले में भी लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उन्हें बरी कर दिया। इसके अलावा 2023 में हाई कोर्ट ने यूनुस को 2011-2013 के बीच कर चोरी का दोषी पाया और उन्हें 12 करोड़ टका का जो भुगतान करने का आदेश दिया था, दंड भरने का आदेश दिया था। तो बांग्लादेश में इतनी अराजकता है कि अब यहां की जांच एजेंसियां अब फिल्मी हीरोइन तक को नहीं छोड़ रही हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश की मशहूर फिल्म अभिनेत्री नुसरत फारिया को गिरफ्तार कर लिया गया। नुसरत पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की समर्थक होने का आरोप है। आपको बता दें कि नुसरत ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जो बायोपिक फिल्म बनी थी, इसका नाम था मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन, में शेख हसीना का किरदार निभाया था। ये मूवी भारत बांग्लादेश के को प्रोडक्शन हाउस ने के सहयोग से बनी थी, जिसका डायरेक्शन श्याम बेनेगल ने किया था। नुसरत को ढाका एयरपोर्ट पर उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो थाईलैंड के लिए रवाना हो रही थी। नुसरत पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पिछले साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की हत्या करने का प्रयास किया था। अब इस मामले में ढाका की कोर्ट ने नुसरत फारिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने इस खबर की पुष्टि की है। इस बीच बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के कई चर्चित चेहरों ने नुसरत की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। इनमें अशफाक निपुण, अजमेरी हक बदौन और शराफ अहमद जैसे बड़े कलाकारों ने सरकार के इस कदम को तानाशाही तरीका बताया है। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए क्यों कहा कि अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी।
जब 1,60,000 का बिल आया बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं इस वक्त। सुबह पहले बड़ोदरा और फिर दाहोद और इसके बाद वो भुज पहुंचे। भुज में लोग हाथों में तिरंगा थामे पूरी तरह देश प्रेम में सरोवार नजर आए और प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया। और आतंकवादियों और पाकिस्तान की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री भुज पहुंचे थे। लोगों ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री का काफिला जहां से भी गुजरा वहां पर तिरंगा थामे लोगों का हुजूम नजर आया। और भुज की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत पर आग उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।